नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थिंकर्स पर। इसमें 15 थिंकर्स हैं जो पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उस लिहाज से हम लोग जो एग्ज़ाम की उपयोगिता है उस एंगल में इसे देखेंगे। बहुत ज़्यादा जो इनकी व्याख्या है वो मुख्य परीक्षा में की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार इसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए। साथ ही हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस के लिए। सभी के फीस, सभी जो फैसिलिटीज़ हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी उनके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ संपर्क कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 15 थिंकर्स पर हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। पहले थिंकर्स हैं हेगल। हेगल का जो आइडिया है वो क्या है, जो सबसे फेमस है वो ये है कि वो कहते हैं आइडियाज़ रूल द वर्ल्ड, आइडियाज़ डिटरमिन द वर्ल्ड। आइडिया, विचार भौतिक जगत को प्रभावित करते हैं। विचार भौतिक जगत को प्रभावित करते हैं। ये इसका कहना इस किस संदर्भ में है, यानी कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा भौतिक जगत होगा, यानी आसपास का वातावरण होगा, वैसे ही हमारी जो व्यवस्था विकसित होगी। ये हेगल ने कहा और इन्होंने वाद प्रतिवाद संवाद की विचारधारा को इस संदर्भ में एक्सप्लोर किया था। थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस को यूज किया था। लेकिन हेगल का विरोध मार्क्स ने किया था। आप सभी को पता हो कि हेगल ने कहा था कि मार्क्स ने कहा था कि हेगल सर के बल खड़े थे, मैंने उन्हें पैरों के बल खड़ा किया। अब वो इसका एकदम विपरीत बोलते हैं। उनका क्या कहना है कि भौतिक जगत विचारों को प्रभावित करता है, जिसके बारे में मैंने पुराने लेक्चर में बताया है। फिर आगे मौका आएगा तो डिटेल में व्याख्या की जाएगी। तो ये द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बात करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स कहते हैं। लेकिन ये क्या बात करते हैं? हेगल द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की बात करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि विचार भौतिक जगत को निर्धारित करते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब हम लोग कुछ सिद्धांतों पर बात करते हैं, जैसे है कलंक, संपूर्ण संस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, सांकेतिक सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ये सारे जो थेरीज हैं ये हेगल ने प्रोपाउंड की थी। कुछ बुक्स हैं जैसे है एजाइलम, इनकाउंटर्स, स्टिग्मा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों बुक्स पूछी जा चुकी हैं। एजाइलम, स्टिग्मा, इनकाउंटर, तीनों बुक पूछी जा चुकी हैं। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं, उन सबको ये चीज़ हो सकता है आइडिया इनका हो। तो आप लोग इनको बढ़िया से नोट करिए और क्वेश्चन अपना बनाइए। अगले दूसरे चिंतक हैं, उनका नाम है कार्डिनर इनका नाम है। ये बेसिकली कल्चरल डिटर्मिनिस्ट हैं, सांस्कृतिक निर्धारणी हैं, यानी निर्धारणवादी हैं। इनका क्या कहना है कि जो संस्कृति है वो हर चीज़ को निर्धारित करती है। संस्कृति भौतिक जगत को निर्धारित करती है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, वो कहते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण में संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तित्व निर्माण में संस्कृति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए वो फोकस करते हैं, वो कहते हैं कि जो कल्चरल डिटर्मिनिज्म होगा, जैसे अब इसको एग्जांपल से एक समझ लीजिए ताकि भूलें ना आप। जैसे मान लो हम एशिया में, हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं। अब हमारी जो सोच है, समझ है, विचार हैं, सामाजिकता है, रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, ये हमारी इंडिजिनस है, ये भारतीयकरण है इनको हमें सिखाया गया है। लेकिन और उसी के अनुसार हम डेवलप हैं, यानी कि हम चाहे अमेरिका चले जाएं, जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी चले जाएं, हम अपनी कुछ नैतिक परंपराओं को, जो भारतीय हैं, उनको नहीं बदल पाएंगे। आसान नहीं है उनको बदलना, पूरे तरीके से तो कभी भी नहीं बदल सकते। तो यही है कि जो हमारी संस्कृति है वो हमें निर्धारित करती है। ये जबकि वेस्टर्न की मानसिकता एकदम डिफरेंट है। वहाँ व्यक्तिवाद पर फोकस किया गया, हमारे यहाँ समग्रवाद पर फोकस किया गया। हम कितना भी चाहें, हिंदुस्तानी लोग कितना भी चाहें, वो इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं अवधारणा पर। तो इन्होंने मूल व्यक्तित्व की अवधारणा दी है और इनकी बुक है बैक पर्सनालिटी।
बुक का क्या नाम है? बैक पर्सनालिटी, बैक पर्सनालिटी। ठीक है, अगले थिंकर है क्रोबर। क्रोबर भी संस्कृति के क्षेत्र में इनका काफ़ी काम है। इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र का अध्ययन किया, कल्चरल जो है रीजन, कल्चरल रीजन, सांस्कृतिक क्षेत्र का अध्ययन किया। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। बैक पर्सनैलिटी मुझे नहीं लगता कभी पूछा गया है। अब इनकी पुस्तक है द नेचर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कन्फिगुरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ, द कन्फिगुरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ, द कन्फिगुरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ, ये द नेचर ऑफ कल्चर, ये पुस्तक पूछी जा चुकी है, तो ये अहम है, याद रखिएगा आप लोग। अगले थिंकर है एडमंड लीच। एडमंड लीच ये परिवार को एक शोषणकारी संस्था के रूप में मानते हैं। वो कहते हैं जो परिवार है व्यक्ति में अवसरों को कम कर देता है, व्यक्ति में अवसरों को कम कर देता है। क्योंकि भारतीय समाज की जब ये व्याख्या करते हैं तो ये जॉइंट फैमिली या समग्रवादी परिवार या एक जो है जॉइंट फैमिली की बात करते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं। इन्होंने बर्मा के कचिंस का अध्ययन किया था, ये कई बार पूछा गया है। बर्मा के कचिंस का अध्ययन किसने किया? तो एडमंड लीच ने किया। एडमंड लीच ने बर्मा के कचिंस का अध्ययन किया। अब बात करते हैं बुक्स की। इनकी बुक है रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, याद रखना है, पूछी गई है। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसकी बुक है? एडमंड लीच की बुक है। और दूसरी बुक है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अगली बुक है कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, दोनों पुस्तकों को याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग आखिरी पर तक हमारे लेक्चर में बने रहिए। अधिक से अधिक प्रश्न मिलेंगे, ये हम अपनी तरफ से एश्योर करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर से फ़ायदा हो, ऐसा हम वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हमारे लेक्चर से अगर पुराने साल के पेपरों को मिलाएंगे तब आप हमारा सही मूल्यांकन कर पाएंगे। बाकी जो हवाबाजी में जो लाल पीले वीडियो बन रहे हैं लोगों के द्वारा, वो देख के खुश रहने में आपका घाटा ही है। आगे बात करते हैं मैक्स ग्लकमैन। मैक्स ग्लकमैन, इन्होंने अफ्रीकी कानून और मानदंड व्यवस्था का अध्ययन किया। इनके साथ एक खास बात क्या है कि इन्होंने जो है प्रकारवाद और प्लस मार्क्सवाद को मिलाकर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की थी। ये इसलिए एकदम नायाब थिंकर हैं, एकदम डिफरेंट है, ऐसा किसी ने नहीं किया है। प्रकारवाद और मार्क्सवाद को मिलाकर अपनी व्याख्या को प्रेजेंट किया है और अफ्रीकी कानून पर जो है उन्होंने इनका काम है। अगले थिंकर है इवांस प्रिचार्ड, बहुत अहम है। इवांस प्रिचार्ड पर काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। इवान प्रिचार्ड ने न्यूर जनजाति है उसका अध्ययन किया है और उन्होंने अजांदे जनजाति का अध्ययन किया है। ये कम से कम 50 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं अगर आप पिछले साल के पेपर देखें। न्यूर जनजाति और अजांदे जनजाति का अध्ययन इवांस प्रिचार्ड ने किया है और इन्होंने सिरोहीन और सिरोधैर्य समाज की बात करी है। सिरोहीन और सिरोधैर्य या भूत समाज जिसको लिखा है उसको सिरोधैर्य कहते हैं। सिरोहीन समाज और सिरोधैर्य समाज की बात इन्होंने की, इवांस प्रिचार्ड ने की। और इनकी बुक का नाम है द नेचर ऑफ सूडान, द नेचर ऑफ सूडान। और दूसरी और इन्होंने घाना जो देश है वहाँ टैलेंसी का भी अध्ययन किया है। और इनकी एक पुस्तक है एस्से इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये तीनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। द नेचर ऑफ सूडान, घाना टैलेंसी स्टडी की है, एस्से इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तीनों हैं में। अगर ये याद आपको ना भी रहे तो ये चीज़ें बहुत याद रखनी, सिरोहीन समाज और सिरोधैर्य समाज। जब आप इस तरीके के प्रश्न सही कर पाइएगा तो आप दूसरों से एक कदम आगे निकलिए। अगर नॉर्मल रहेंगे, सोसस लोगस में मस्त रहेंगे तो 50-60 में, 50-55 में, 45 में बुक हो जाएंगे। आपको करना है 80 में 70 ठीक। समझ गए आप लोग? ये एकदम गांठ बांध लिए। मैं थोड़ा सख्त टाइप टीचर हूँ, मैं ज़्यादा वो यूट्यूब पर मतलब अपना लेवल नहीं गिरा सकूँगा। आप लोग एकदम इस बात को ठीक से समझ लीजिए। तो आप ये करना है।
मेहनत मैं लगातार आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों को डटे रहना है। आगे बात करते हैं बिडनी पावन एक हैं उनके बारे में। तो इन्होंने एग्रोफैक्ट की बात करी और इन्होंने मेंटी फैक्ट की बात करी, इन्होंने एंटी फैक्ट और सोशियो फैक्ट की भी बात की है। तो इनके बारे में इतना कोई खास अहम नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जेम्स फ्रेजर के बारे में जानते हैं। जेम्स फ्रेजर के बारे में, जेम्स फ्रेजर ने क्या कहा, जादू जो है, जादू ये विज्ञान की अवैध बहन है, विज्ञान की अवैध बहन है। क्योंकि जादू क्या है, बेसिकली आंखों का धोखा है। जादू क्या है, आंखों का धोखा है। तो आंखों का धोखा कैसे लोग कर पाएंगे, जब वो कुछ टेक्निकलिटीज़ यानी साइंस और कुछ मतलब हाथ की सफाई दिखाते हैं। तो इसलिए कहा गया जादू क्या है, विज्ञान की अवैध बहन है। फिर इन्होंने जादू को छद्म विज्ञान भी कहा, ये अवैध बहन कई बार पूछा जा चुका है। जादू को छद्म विज्ञान भी कहा और संक्रामक जादू का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। तो इसमें संक्रामक जादू और जादू विज्ञान की अवैध बहन है, ये दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। इनकी बुक का नाम ले लेते हैं, द गोल्डन बॉ। ये बहुत पूछी गई है, मान लो ये इनके लिए नाम से ही जो है एकदम विख्यात बुक है और बहुत पूछी जाती है, जेम्स फ्रेजर की बुक द गोल्डन बॉ, BOUGH। फिर इन्होंने टोटमिज्म एंड एक्सोगैमी, टोटमिज्म एक्सोगैमी, इस पर भी ये भी कुछ बुक पूछी जा चुकी है, लेकिन द गोल्डन बॉ एकदम रट लीजिए। अगले समाजशास्त्री हैं पीटर ब्लाउ। पीटर ब्लाउ ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। इन्होंने एक्सचेंज थ्योरी की बात करी थी और इस एक्सचेंज थ्योरी को इन्होंने सामाजिक संरचना के संदर्भ में बताने की कोशिश की है। किस संदर्भ में बताने की कोशिश की है, सामाजिक संरचना के संदर्भ में बताने की कोशिश की है। आप विनिमय सिद्धांत याद रखेंगे, पीटर ब्लाउ का है। आगे बात बुक्स इनकी देखते हैं। अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बहुत अहम है। अमेरिकन इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर भी बात करी है, अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन जो है ये नौकरशाही के संदर्भ में ही इन्होंने कहा है। औपचारिक और अनौपचारिक नौकरशाही से संबंधित बातें इन्होंने करी। और फिर अगले है डायनामिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। डायनामिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी 3 पुस्तकें हैं, अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, द डायनामिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी और तीसरा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगले समाजशास्त्री का नाम है फ्रेंच बोआस। फ्रेंच बोआस इन्होंने क्वाकटिल जनजाति का अध्ययन किया है। क्वाकटिल जनजाति का अध्ययन किया है। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, माइंड ऑफ द प्रिमिटिव इनकी बुक है। फ्रेंच बुआस पर काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। माइंड ऑफ द प्रिमिटिव, मैन एंड रेस। बेसिकली ये एक चीज़ गलत हो रही है, ये ऐसे बुक है, माइंड ऑफ द प्रिमिटिव मैन, रेस, लैंग्वेज और कल्चर। ये 3 पुस्तकें हैं, माइंड ऑफ द प्रिमिटिव मैन, रेस, लैंग्वेज और कल्चर। ये 3 पुस्तकें अहम हैं जो पूछी गई हैं इनकी। अब आगे बढ़ते हैं रेडक्लिफ ब्राउन के संदर्भ में। तो रेडक्लिफ ब्राउन बेसिकली जो है ब्रिटिश मानवशास्त्र के संस्थापक हैं। ब्रिटिश जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके फादर हैं रेडक्लिफ ब्राउन। इनकी पुस्तक हैं अंडमान आइलैंडर्स, बहुत अहम है, अंडमान आइलैंडर्स। अगली पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एकदम रटी रहनी चाहिए, स्ट्रक्चर फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। स्ट्रक्चर फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी बहुत अहम बुक है, तो दोनों याद रहे, स्ट्रक्चर फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये अहम है और दूसरा है अंडमान आइलैंडर्स। ये 2 चीज़ें आपको एकदम रटी रहने, लगभग हर साल इससे प्रश्न पूछा जाता है। अगले फेमस थिंकर हैं चार्ल्स हर्बर्ट कूले। इन्होंने प्राथमिक समूह की बात करी है, जो आपको मैंने बहुत पहले बता दिया है। प्राथमिक समूह जिसमें परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली को प्राथमिक समूह रखते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक है। और आत्मदर्पण का सिद्धांत बताते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग
ग्लास सेल्फ थ्योरी का सिद्धांत देते हैं। इनकी पुस्तक क्या है? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। बहुत पूछी जाती है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये तो ज़्यादातर लोग पता होगी मेरे ख्याल से। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर और दूसरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों अहम हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, आत्मदर्पण का सिद्धांत ये देते हैं। कहीं ना कहीं अंतःक्रियावाद के कहीं ना कहीं फाउंडिंग फादर भी इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इस स्व का सिद्धांत इत्यादि के बारे में सबसे पहले काम करना शुरू किया। फिर इस पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड इत्यादि ने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया है। फिर अगले थिंकर हैं रॉल्फ डेहरनडॉर्फ। इन्होंने वर्ग संघर्ष, ये मार्क्स से पूर्णतः सहमत नहीं है, लेकिन मार्क्स के ही प्लॉट पर चलते हैं। ये भी वर्ग संघर्ष को लेते हैं और वर्ग संघर्ष का कारण ये सत्ता को मानते हैं, अथॉरिटी को वर्ग संघर्ष का कारण मानते हैं। और इनको नव मार्क्सवादी भी कहा जाता है, न्यू मार्क्सिस्ट भी इनको कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे इनकी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, बहुत फेमस किताब है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मान लो ये किताब आपको रटी रहनी चाहिए, जैसे ब्राउन की प्रिमिटिव सोसाइटी थी। अगला इनका एक किताब है लाइफ चांस जीवन अवसर, ये इनकी बुक है। और जीवन अवसर का सिद्धांत है वेबर का। अगला कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रहे। 3 पुस्तकें हैं जिसमें ये पुस्तक बहुत अहम है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फिर लाइफ चांस 2 बहुत अहम है, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास ये भी है पर उतना नहीं, तो फिर भी आप याद रखेंगे। अवधारणा में इन्होंने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत इन्होंने भी बताया है, और इन्होंने आईसीए का सिद्धांत दिया। इसके क्या कहते हैं? इम्परेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, दबाव मूलक सहायक समूह का कंसेप्ट इन्होंने दिया, तो यह आपको याद रहना चाहिए। अगला है फ्रेडरिक एंजल्स। अगले समाजशास्त्री कौन है? फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स ने क्या कंसेप्ट दिया? ये कौन थे? कार्ल मार्क्स के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, एक बड़े सफल एंटरप्रेन्योर थे, उद्यमी थे। इन्होंने एक निषेध सिद्धांत दिया, जिसकी मुख्य परीक्षा में बहुत डिटेल में व्याख्या की जाएगी। निगेशन ऑफ निगेशन को निषेध का निषेध कहते हैं। इसको आपको रटे रहना है। निषेध का कंसेप्ट किसने दिया? एंजल्स ने दिया। ये होता क्या है इसको जरा सा समझ लीजिए, एकदम उल्टा है, दिमाग खिला देगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कहते हैं प्रत्येक समाज में अपने विनाश के बीज स्वयं निहित होते हैं। प्रत्येक समाज में अपने विनाश के बीज स्वयं निहित होते हैं। अब इसका क्या कारण है? ये भी जब भी आ जाए तब भी ये निगेशन ही है। यानी कि जैसे एक समाज है, दास मान लो बर्बर अवस्था है, जंगली है इधर और इधर सभ्य है। तो बर्बर अवस्था में ऐसा जो है, ये जंगली अवस्था में ऐसी कुछ घटनाएं होंगी जिनके कारण वो समाज बर्बाद होगा और उसके बाद अगली अवस्था डेवलप होगी। ऐसी कुछ घटनाएं होंगी और यही घटना बर्बर अवस्था में भी होगी और यही घटना सभ्य अवस्था में भी होगी। फिर तो ये एक प्रक्रम लगातार चलता रहता है। इसी को एंजल्स ने कहा निगेशन ऑफ निगेशन, निषेध का निषेध। प्रत्येक चीज में अपने विनाश और अपनी उत्पत्ति के बीज स्वयं निहित होते हैं। अगला कंसेप्ट है मिथ्या चेतना का, जो इन्होंने मार्क्स के साथ दिया, मैंने कल डिटेल में बताया हुआ है। और इन्होंने भी परिवार को क्या माना?
एक शोषणकारी संस्था माना। चूँकि मार्क्सवादी हैं तो परिवार को शोषणकारी संस्था मानते हैं और बहुत अच्छा इनका इस पे काम है। इनका मानना था कि जो परिवार है वो कैसे काम करता है। परिवार में जैसे मान लो एक मजदूरी करने जाता है, काम के घंटे उसके ज़्यादा हैं, मजदूरी कम है, तो घर पे आकर तनाव प्रबंधन भी उसका कौन करता? परिवार करता, बीबी करती है। उनके लिए कपड़े साफ रखना, उनके लिए खाना देना, तो पूरे परिवार का शोषण होता है। और जो ट्रेडिशनल जो है फैमिली सिस्टम है उसमें भी उनका विश्वास है नहीं। वो कहते हैं ये शोषण करते हैं, जो ऊपर के लोग होते हैं वो नीचे वालों को शोषण करते हैं। इनकी कुछ बुक्स हैं जैसे हॉली फैमिली, पवित्र परिवार, ये इन्होंने मार्क्स के साथ लिखी थी। रट लो, बहुत बार पूछा गया है। पवित्र परिवार या होली फैमिली मार्क्स के साथ लिखी है। अगला जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स के साथ लिखी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुआ था। अगला ओरिजिन ऑफ फैमिली, अगली पुस्तक है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ये सारी पुस्तकें पूछी गई हैं। दोबारा नाम ले लेता हूँ, पवित्र परिवार या होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, फिर ओरिजिन ऑफ द फैमिली, फिर अगला प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ये सारी पुस्तकें पूछी गई हैं, आपके नोट्स में आ जानी चाहिए भाई। अगले थिंकर हैं प्लेटो, अरस्तु प्लेटो वाले। इनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। इन्होंने राज्य और समाज में अंतर नहीं किया, दोनों को एक माना। और इन्होंने सावयवी सिद्धांत दिया। जैसे मैंने बताया ना, स्पेंसर समाज को सावयव की तरह देखते हैं, लेकिन प्लेटो ने जो है सोशल ऑर्गेनिज्म, सोशल सावयविता के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। तो जाहिर है आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पूरी चीज़ समझ में आई होंगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। आप लोग हमारे लेक्चर से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जैसा कि आप लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा हमें मोटिवेट करने के लिए काम थोड़ा तेज करना होगा। आप लोग अपने इंटर कॉलेज बीए के जो छात्र हैं, एमए के जो छात्र हैं, जो लोग पीजीटी, नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। हमें आप कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, और हमारा ईमेल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। ईमेल आईडी है manish.k88@gmail.com। और हमारी फ़ीस है यूपीएससी के लिए 25,000 रुपये, पीसीएस के लिए, यूपीएससी और पीसीएस के लिए यही फ़ीस है। और हमारी फ़ीस है नेट जेआरएफ के लिए 11,000 रुपये, और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6,000 रुपये। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमारे लेक्चर को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।